हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए तो सीबीएसई ने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए नहीं, फिर ये कहां से आए? तो देखिए, एज सच पेपर फॉर्मेट में कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन सीबीएसई की वेबसाइट पर आप जाकर चेक करेंगे तो आपको 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जी हां, तो कुछ जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं। देखो, टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही चैप्टर्स से आपको क्या दिया गया है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपका टर्म 1 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फोकस किस चीज पर रहेगा कि हम टर्म 1 के लिए जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन पिक्चर्स को डिस्कस कर लें। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि टर्म 1 और टर्म 2 का दोनों का फॉर्मेट अलग है अभी तक के लिए। तो कि टर्म 1 आपका क्या आ रहा है, जैसे एमसीक्यू आ रहा है, टर्म 2 एमसीक्यू अभी तक के लिए तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। तो हम उस तरह से करते हैं कि जितना भी एडिशनल मटेरियल जो क्वेश्चन दिए, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए, उन्हें डिस्कस तो कर लेते हैं। मुझे पता है इसका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा भी नहीं है। लेकिन व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव कि कोई भी कोना ना छोड़ा जाए, ठीक है, सारी चीजों को कवर कर लेते फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। तो पूरा ऑब्जेक्टिव वही है इस वीडियो लेक्चर का, और जल्दी से मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो कुछ कुछ पिक्चर्स इस तरह से दी गई है। अब जैसे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तो उस चैप्टर से ये पिक्चर आया है। अब वो चैप्टर आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है टर्म 1 के, टर्म 2 के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये भी है कि टर्म 1 एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, जैसे व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। लेकिन ठीक है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम देख के चले कि टर्म 1 के जो चैप्टर है उसमें कहीं जो एडिशनल पिक्चर दिया गया है वो दे दिया और ऐसा क्वेश्चन पूछ के 4 ऑप्शन दे दिए, तो क्या सिलेक्ट करोगे? ठीक है, तो क्या सिलेक्ट करोगे? तो उस हिसाब से क्या है, मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर लेता हूं कि ये जो पिक्चर से क्या दर्शाना चाह रही है। देखो, आरके लक्ष्मण का पिक्चर है यहाँ पे। अब जैसे अगर इसे देखोगे आप तो क्या बताया गया है, एंड दिस इज टू सेव डेमोक्रेसी, और ये चूर्ण बेच रहे हैं। चूर्ण किस चीज का है? मिलिट्री रूल का है। फाइन, तो सिंपल सा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक्सरसाइज करें इस चीज की, ठीक है, आप खुद भी लिखो। तो अब जैसे अगर हम पॉइंट्स बनाए, व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, तो हम आंसर में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये पिक्चर ये बताए, इस पिक्चर में क्या मतलब मैसेज क्लियरली जो विजिबल है वो क्या है कि मिलिट्री रूल इज प्रपोज्ड, ठीक है, टू सेव डेमोक्रेसी। फाइन, मिलिट्री रूल इज प्रपोज्ड, आप लिख सकते हो मिलिट्री रूल इज प्रपोज्ड टू सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक आपको क्या निकल के आ रहा है, मैसेज निकल के आ रहा है, पिक्चर ये डिपिक्ट करना चाह रही है। ठीक है, तो आप उस तरह से ध्यान रख सकते हैं जैसे कि मिलिट्री रूल का ये क्या दिया जा रहा है, एक तरह का चूर्ण दिया जा रहा है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। डेमोक्रेसी को किस चीज से बचाने के लिए? ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान कर सकते हो। मतलब अगर मान लो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है, वैसे ये पिक्चर नहीं आना चाहिए क्योंकि सिलेबस के बाहर है, टर्म 1 के एग्जाम, टर्म 1 के सिलेबस में है नहीं ये पिक्चर, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला चैप्टर हमारा है नहीं। लेकिन अगर हम इसको समझे हैं, जैसे टर्म 2 में भी अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, तो आपको बनना चाहिए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एडिशनल क्वेश्चन है मैंने प्रैक्टिस कर ले साथ में। 5 पिक्चर्स दिए तो 5 पिक्चर्स को डिस्कस कर लें। तो इसमें क्या है, एक मैसेज ये भी डिपिक्ट हो रहा है कि मिलिट्री रूल इज यूज्ड इन डेमोक्रेसी टू सेव कंट्री फ्रॉम ऑल दी प्रॉब्लम्स सच एज, कह सकते हैं इंसर्जेंसी हो गया, नागा प्रॉब्लम है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्री की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, तो उस तरह से आप ध्यान रखेंगे इन चीजों को। ये आप क्या क्लियर एक मैसेज जो है वहां पे विजिबल हो रहा है हमारा। फाइन, तो आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आता है तो आपको पिक्चर समझ में आ गई कि क्या चीज है ये। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखो, हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी, हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को बचाने की जब बात होती है ना, तो आपको कभी कभी क्या होगा कि पिक्चर जो बता रही है उससे बाहर निकल के जाना पड़ेगा। एक क्लियर ऑप्शन यहां पे ये दिख रहा है कि हाँ, मिलिट्री रूल कैन बी यूज्ड टू सेव डेमोक्रेसी फ्रॉम दी राइजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक आप क्या लिख सकते हो, एक पॉइंट आपका ये निकल सकता है यहां पे कि मिलिट्री रूल जो है, मिलिट्री रूल कैन सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में दिया है तो हम इसे सेलेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ में अगर ऑप्शन में कहीं आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक नजर मारने पे निकल के आ रहा है कि हाँ, मिलिट्री रूल से डेमोक्रेसी को बचाने की बात की जा रही है। लेकिन जो मैसेज छुपा है ना, मैसेज ये छुपा है, या फिर जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो उसमें अगर देखोगे कि हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी, तो थ्योरी के हिसाब से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो,
फंडामेंटल राइट्स होने के साथ साथ में क्या है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में जैसे देखेंगे लिबर्टी हो, ठीक है, वैसे लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आ गया है। उसके बाद में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कुल मिला के ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया जाए फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, लिबर्टी पे, इंस्टीट्यूशंस पे, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह ये सब कुछ हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान रहेगा। तो हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी, तो क्लियर मैसेज जो दिख रहा है वो मिलिट्री रूल दिख रहा है, अगर वो ऑप्शन में होता तो वो सेलेक्ट करेंगे, बाकी थ्योरी के हिसाब से अगर हम जाएं तो हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी, तो वी कैन सेव डेमोक्रेसी बाय स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो ये सारी चीजें जो आप थ्योरी में पढ़ते हो वो इस मैसेज में, मतलब इस क्वेश्चन में जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, समझ में आई मेरी बात क्या है? तो इस तरह से क्या है, हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी, तो दीज आर दी स्टेप्स जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल यहां, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने के द्वारा क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है। अगेन वही वाला पॉइंट है, पिक्चर देखोगे क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, रेडी क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नागा प्रॉब्लम, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पे पिक्चर में लिखी है। तो आप पिक्चर के हिसाब से अगर जाओगे तो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड, तो प्रॉब्लम्स में जैसे अगर आप देख सकते हैं तो प्रॉब्लम्स में क्या है, रीजनलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म देखने को मिलता है कि अलग अलग रीजन में क्या है, सक्सेशनिज्म की टेंडेंसीज निकल के आती है, तो एक रीजनलिज्म प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जैसे अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी में और दुनिया भर की समस्याएं जो है, करप्शन हो गया, करप्शन हो गया, ठीक है, करप्शन के बाद में क्या हो जाएगा, करप्शन के बाद में जैसे देखेंगे डिलेज हो जाता है, ठीक है, डिलेज हो जाता है, तो ये रीजनलिज्म हो गया। उसके बाद में फिर क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन सही रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये सारी कुछ समस्याएं होती है जो डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, फेस किया जाता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के भी चांसेस रहते हैं, तो वाला पॉइंट भी लिख सकते हो आप। इंस्टेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि डिस्क्रिप्टिव आएगा तो हम लिखेंगे उस चीज को, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर ऑप्शंस में आता है, वैसे ये चैप्टर नहीं है क्योंकि टर्म 1 में, मान लो कि टर्म 2 एग्जाम सिचुएशंस ऐसी बिगड़ जाती है कुछ, तो अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो इस तरह से ऑप्शंस में अगर चीजें रहेगी, क्वेश्चन ऐसी पिक्चर आती है तो भी आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिला के पिक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। पिक्चर का और एसेंस अगर आप देखोगे तो पिक्चर का और एसेंस क्या निकल के आ रहा है कि एक तरह से सजेस्ट किया जा रहा है कि मिलिट्री रूल जो है उसकी मदद से क्या किया जा सकता है, डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है। लेकिन ये एक तरह का सटायर है, क्यों? क्योंकि अगला सवाल आपको क्लियरली बता देगा कि कैन मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी वर्क टुगेदर, तो नो, मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क टुगेदर, ये आंसर जाएगा आपका। सबसे पहले स्टार्ट आप ऐसे करोगे क्या, तो यहाँ पे नो मिलिट्री रूल, मतलब है मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क टुगेदर, गिव रीजंस, तो गिव रीजन में आप क्या लिख सकते हो कि देखो क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो होता है ना, ठीक है, तो डेमोक्रेसी is based on respect towards fundamental rights, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और मतलब वही वाली डेमोक्रेसी किस चीज पर बेस्ड है कि रिस्पेक्ट दी जाए फंडामेंटल राइट्स को, लिबर्टी हो, ठीक है, लोगों के पास रूल ऑफ लॉ हो, ये सारी चीजें हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ। मतलब आपको पिक्चर को समझना है, पिक्चर के अंदर जो सटायर है उसे समझना है, रूल ऑफ लॉ एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अब पूछा क्या, मिलिट्री रूल, लेकिन अगर एक्सेट्रा हो गया बट, ठीक है, बट मिलिट्री रूल, ठीक है, बट मिलिट्री रूल इज टोटली अगेंस्ट ग्रांटिंग ऑल दीज राइट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगी कि कैन मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी वर्क टुगेदर, तो नहीं, दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। क्यों? क्या है? क्योंकि एक जमीन है तो एक आसमान में। मिलिट्री रूल में जो सारे राइट्स आप डेमोक्रेसी में क्लेम करोगे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का सटायर है क्या कि मिलिट्री रूल से आप डेमोक्रेसी को बचा पाओगे। तो मिलिट्री रूल से नो डाउट क्या होगा कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो रख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज नोन फॉर व्हाट, डेमोक्रेसी इज नोन फॉर स्कोप, ठीक है, डेमोक्रेसी इज नोन फॉर लिबर्टी, डेमोक्रेसी इज नोन फॉर राइट्स। तो वो सारी चीजें मिलिट्री रूल में अवेलेबल नहीं रहेगी।
समझ में आया है पिक्चर? ये पिक्चर टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से, टर्म 2 के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सारी एक साथ ही समझा दे रहा हूं जितना भी एडिशनल मटेरियल सीबीएसई ने दिया है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे अगर बढ़े तो अब पिक्चर चेंज हो गई हमारी। यहाँ पे देखो अब क्या पिक्चर आ गई है, तो ये पिक्चर आई है। आपको इस पिक्चर को पहले समझ लो, फिर उसके बाद में सारे सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे। ये पिक्चर को जैसे अगर आप समझोगे ना, तो क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन इन डिसीजेस, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन इन डिसीजेस। अब ग्लोबलाइजेशन इन डिसीजेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो कॉन्टिनेंट दर्शाया गया है कौन सा है, अफ्रीका, और अफ्रीका से मिसाइल लॉन्च हो रही है, इबोला की मिसाइल लॉन्च हो रही है यहाँ पे, ठीक है? इबोला के बाद में जैसे यहाँ पे क्या है, HIV की मिसाइल दिख रही है, ठीक है? HIV एड्स, HY कह रहा हूँ, हाईली वेराइटी सीड्स, ठीक है? तो इबोला हो गया, HIV वायरस हो गया, दो क्या लिखा है मुझे दिख ही नहीं रहा है उसमें, फाइन। तो अब ये क्या है, ये डिसीजेस निकल रही है कहां से, अफ्रीका से, लॉन्च हो रही है यहाँ पे मिसाइल्स। ये आप PDF जो आपको CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और ठीक। तो अब सवाल यहां पे क्या बन रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, कनेक्शन, ठीक है? इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन। ये कौन सा चैप्टर से आया है, अगेन ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से आया है, जो कि आपके टर्म 2 का चैप्टर होगा, ठीक है? टर्म 1 में नहीं आ रहा, लेकिन अब वो क्योंकि है तो हम एक साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। तो इंटरकनेक्शन हो गया, ठीक है? इंटरकनेक्शन के बाद में क्या होता है, देखो नॉलेज का एक तरह से क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है? नॉलेज का एक तरह से क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, नॉलेज ट्रांसमिशन। फिर क्या लिख सकते हो आप, ट्रेड, ठीक है? तो ये दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड हो गया, ट्रेड के बाद में क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है किस चीज का, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ग्लोबलाइजेशन का। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? ये ग्लोबलाइजेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब ऑप्शंस अगर MCQ में आता है तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल चीजें हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें करंट बेस्ड आ जाती है, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये कहीं ना कहीं करंट बेस्ड में ना आ जाए पिक्चर, मतलब गट फीलिंग ऐसा आ रहा है कि पेपर में ये पिक्चर दे सकते हैं, नो डाउट आउट ऑफ द सिलेबस ऐसे जरूर रहेगा आपका कि वो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन जनरल पैटर्न को अगर आप समझोगे तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन डिसीजेस से जुड़ा हुआ और उसी कंटेक्स्ट में ये इमेज भी बना है, तो कहीं ना कहीं अगर करंट से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनता है तो ये आ सकता है। इसकी प्रैक्टिस करके इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कोना कोई भी ना छोड़े हम, ठीक है? हम सारे कोने को पकड़ ले। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो अब ये क्या इंटरकनेक्शन है, तो इंटरकनेक्शन में तो डिसीजेस भी आएंगी, ठीक है? और पिक्चर वही बता रहा है, ग्लोबलाइजेशन इन डिसीजेस। तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में डिसीजेस का भी वो आपको देखने को मिल रहा है। हाउ इज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड बाय डिसीजेस, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इंपैक्टेड बाय डिसीजेस, तो डिसीजेस किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को इंपैक्ट कर रही है। अब आपको यहां पे करंट इवेंट से कनेक्ट करके देखना होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें सबसे अच्छा तो क्या है कि कोविड-19 जो है, ठीक है? तो कोविड-19 जो है, कोविड-19 स्प्रेड होने, कोविड-19 का स्प्रेड होना, आउटबर्स्ट होना कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही वो है कि वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड है कि साउथ अफ्रीका में जैसे अभी ये थर्ड वेरिएंट तो अभी आया है, ठीक है? लेकिन पिक्चर पहले दे दी थी। साउथ अफ्रीका में जैसे अगर आप देख रहे हो, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जैसे आप देख रहे हो, तो ओमिक्रॉन का जो थर्ड वेरिएंट बन रहा है वो क्या कर रहा है, पूरे विश्व में कैसे फैल सकता है, ग्लोबलाइजेशन के कारण, बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है? तो हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इंपैक्टेड बाय डिसीजेस, तो स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लिख सकते हो आप, ठीक है? एग्जांपल में कोविड-19 लिख सकते हो आप, ठीक है? तो स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ठीक है? यहां पे स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लिख दिया हमने। फिर क्या है, अब ऐसे नहीं कि सिर्फ नेगेटिव साइड देखिए, ग्लोबलाइजेशन का एक इंपैक्ट ये भी होता है कि क्योर फॉर डिसीजेस, ठीक है? क्योर फॉर डिसीजेस भी ग्लोबलाइजेशन का ही क्या रहेगा, एक तरह का क्योर फॉर डिसीजेस भी एक तरह का ग्लोबलाइजेशन का, मतलब ग्लोबलाइजेशन को इंपैक्ट करने वाला डिसीजेस से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किसी ने वैक्सीन बनाई तो हम आपस में इंटरकनेक्ट भी कर लेंगे, तो पॉजिटिव साइड पे भी सोचो आप, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से क्या है, हाउ इज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड बाय डिसीजेस, तो यहां पे स्प्रेड होता है डिसीजेस का ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के कारण ही वी कैन फाइंड द क्योर फॉर डिसीजेस ऑल्सो, जैसे वैक्सीन वगैरह की बात करें हम, ठीक है? समझ में आया मेरा पॉइंट आपको क्या है? तो मैं आप आंसर रेडीमेड भी दे सकता था मैं आपको, लेकिन इसीलिए मैं आपके साथ प्रैक्टिस करके लिखवा रहा हूं ताकि आप भी लिखते चलो, आप भी उस थॉट प्रोसेस में आते चलो। आगे समझ में? तो क्लियरली पिक्चर दर्शा रही है क्या कि अफ्रीका जो है, तो अफ्रीका से डिसीजन निकली है। तो अगला सवाल ही उस चीज पे, व्हाई इज अफ्रीका फीचर्ड इन द अबव पिक्चर, ठीक है? अफ्रीका को क्यों दिया यहां पे? कुछ भी दे सकते, डिसीजेस तो कहीं से भी निकली। चाइना क्यों नहीं दिया यहां पे? चाइना क्यों नहीं दिया? देखो अफ्रीका को दर्शाने का पीछे का कारण क्या है कि पॉवर्टी एक रीजन है, ठीक है?
पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी लीड्स टू डिसीजेस, मतलब पॉवर्टी लीड्स टू डिसीजेस मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप उस चीज को समझो क्या पॉवर्टी डिसीजेस से कैसे जुड़ी हुई है कि ड्यू टू पॉवर्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो कि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस कारण से क्या है, उसको यहां फीचर किया गया कि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अगेन वाला पॉइंट क्या है, डिसीज निकल के आएगी, तो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद में क्या लिख सकते हो कि पॉपुलेशन इन द सेंस कि पॉपुलेशन जो है, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, तो हाईएस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, ग्रोथ रेट, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है, इस कारण से क्या है यहाँ पे डिसीजेस बहुत ज्यादा निकल रही है, ठीक। और उसके बाद में इनफैक्ट आप देखेंगे तो अफ्रीका को दर्शाने का कारण भी है कि मोस्ट ऑफ द मेजर डिसीजेस जिससे वर्ल्ड परेशान रहा है, जैसे इबोला हो गया, HIV हो गया, तो ये कहां से निकल के आया है, ठीक है, ये अफ्रीका से निकल के आया। तो यहाँ पे तो एक पॉपुलेशन वाला फैक्टर हो जाएगा, ग्रोथ रेट जो है हाईएस्ट है 2.3% है शायद, ठीक है। तो अफ्रीका का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट है वर्ल्ड में, उस कारण से क्या है कि बढ़ती पॉपुलेशन क्या कर रही है, बढ़ती पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज ऑल फैक्टर्स आर मेकिंग अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो और अब क्योंकि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो ग्लोबलाइजेशन इन डिसीजेस होना तय है। समझ में आई मेरी बात, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे। फिर अगला पॉइंट जिससे देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट हैज इंपैक्टेड योर लाइफ इन प्रेजेंट। तो अब ये यहाँ पे तो बहुत इन जनरल क्वेश्चन आ गया, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ने आपकी लाइफ पे कैसे इंपैक्ट किया है इन प्रेजेंट, ठीक है। तो इन प्रेजेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी आर रिस्ट्रिक्टेड to our places, ठीक है, we are due to globalization there was a spread of diseases such as COVID-19 and because of that we are restricted to a place, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के कारण स्प्रेड डिसीज फैल गई और हम रिस्ट्रिक्ट हो गए एक जगह पे। और इन जनरल लिखोगे तो हम क्या है, जैसे हम देख सकते हैं नॉलेज जो है, तो ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या है, नॉलेज जो है आपको वर्ल्ड का नॉलेज कहां मिल जा रहा है, अपने घर बैठे बैठे मिल जा रहा है, ठीक है। नॉलेज हो गया स्प्रेड, नॉलेज स्प्रेड, एक ग्लोबलाइजेशन आपको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, आप पे इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नॉलेज स्प्रेड हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में जैसे आप देख सकते हो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है, मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है बहुत, हर इंसान अपने मन से लिख सकता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण इंप्रूव होती है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स होंगे और सब बेस्ट क्वालिटी देना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर समझ में आया। अब ये दोनों पिक्चर तो ऐसे टर्म 1 के आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया कि टर्म 2 में भी आपको काम आ जाएगा। अब यहां से कहानी चालू करते हैं, ठीक है, यहां से कहानी चालू करते हैं। तो गिव अ टाइटल फॉर अबव पिक्चर। अब इस टाइटल के लिए, अबव पिक्चर के लिए आपको क्या करना है, मतलब इस पिक्चर के लिए एक टाइटल देना है, ठीक है। तो अबव बिलो चलेगा, समझ में आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या, ये हॉक जो आपको दिख रहा है ना, ये किसको दर्शाता है, यूएसए को। और ये भालू जो है बियर और ये जो दिख रहा है, कुछ बच्चे इसको चाइना कंसीडर कर लेते हैं, चाइना नहीं, ये देखो ये क्या है, ये सोवियत हैट हो गया, ठीक है। तो ये यूएसएसआर को दर्शा रहा है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप मतलब सिंपल टाइटल देने की जब बात आती है ना, तो देख लो क्या हो गया, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, ठीक है, यूएस वर्सेस यूएसएसआर। कंप्लीट है टाइटल अपने आप में, आपने बता दिया कि दोनों के बीच की राइवलरी को दर्शाया जा रहा है। अब उसको फिर टाइटल अपने हिसाब से, दी राइवलरी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है, दी राइवलरी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, किसी भी तरह से टाइटल दे सकते हो। ये कहां से आ गया, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो वो जो नॉन अलाइन मूवमेंट वाला चैप्टर है आपका, मतलब दी कोल्ड वॉर वाला चैप्टर है, तो उस कंटेक्स्ट में पिक्चर बना है। ये पिक्चर आ सकता है एग्जाम में, श्योर आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये सिलेबस का ही पार्ट है ना। तो टर्म 1 में अब क्या होगा, तो इस तरह से क्या दे देंगे, वो एक क्वेश्चन दे देंगे, गिव अ टाइटल फॉर द अबव पिक्चर, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि जरूरी नहीं कि यूएस और यूएसएसआर लिखा हुआ ऑप्शन में, लेकिन यूएस और यूएसएसआर के कंटेक्स्ट में कोई ऑप्शन होगा तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा। बनी मेरी बात, समझ में आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यूएस वर्सेस यूएसएसआर। एंड अगेन इट इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन कि वो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको इतना समझना होगा कि इस पिक्चर में एक साइड यूएसए है और एक साइड यूएसएसआर है, और दोनों के बीच में राइवलरी को दर्शाया जा रहा है। मिसाइल लेके चल रहे हैं ना दोनों, राइवलरी को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। हाउ यूएसए शोज इट्स हेजेमनी। तो अब ये क्या है, ये तो थ्योरी पे क्वेश्चन आया। यहां पिक्चर में आप ढूंढोगे कि कहीं हेजेमनी दिख रही है क्या, तो कुछ नहीं है, यहां पे आपको समझना होगा। तो यूएसए क्या करता है, अपनी हेजेमनी कैसे शो करता है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ के बाद में क्या हो गया, कल्चरल डोमिनेंस, वेस्टर्न कल्चर का इंपैक्ट है ना, कल्चरल डोमिनेंस,
कल्चरल डोमिनेंस के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो और क्या हो सकता है, कल्चरल डोमिनेंस हो गया, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो आपने थ्योरी पढ़ी है वही सारी चीजें, इकोनॉमिक डोमिनेंस, यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर जो है तो वैसे चैप्टर एलिमिनेट हुआ है, लेकिन मैंने थ्योरी पढ़ाते समय भी आपको समझाया था क्या कि एक साथ पढ़ोगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच समझ में आएगी, एक होलिस्टिक व्यू समझ में आएगा किस चीज का, सारे चैप्टर्स का, जो कि आपको क्या करेगा, आपस में चीजों को जोड़ने में बहुत मदद करेगा। तो जिन बच्चों ने उस पॉइंट पे मेरा कहना मान लिया था, टाइम था ना, क्योंकि जब आपने सारे चैप्टर्स पढ़े थे, आई फील आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते होंगे, आप ज्यादा कनेक्टिविटी महसूस करते होंगे, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इकोनॉमिक डोमिनेंस, economic dominance is the right answer। मतलब तो these are the some of the areas, these are the some of the ways through which USA shows its hegemony, fine। मतलब अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने का वो प्रयास करता है। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो क्या है, तो नेम टू अलाइड कंट्रीज ईच ऑफ दी सुपर पावर्स। ईच ऑफ दी सुपर पावर्स क्या है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से सुपर पावर दर्शाए जा रहे हैं। यहाँ पे यूएसए दर्शाया जा रहा है, और एक सुपर पावर जो दर्शाया जा रहा है वो कौन सा दर्शाया जा रहा है, यूएसएसआर दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो अब यूएसए का और यूएसएसआर का दोनों का ही अगर आप क्या देखेंगे, अलाइड कंट्रीज जो है, टू अलाइड कंट्रीज, दोनों ही अलाइड कंट्रीज थी। जब हिटलर को हराने की बारी आई थी दोनों साथ हो गए थे, लेकिन दोनों के ही क्या क्या है, ठीक है, नेम टू अलाइड कंट्रीज ऑफ ईच दी सुपर पावर्स, ठीक है। तो जो हर सुपर पावर के जो मतलब कह सकते हैं ना साथी संगी, उनके नाम बताओ। तो अब दिखती बात है कि यूएसए में क्या लिख दोगे आप, यूएसए में जैसे आप ब्रिटेन यूएसए के साथ था, ब्रिटेन यूएसए के साथ था, कनाडा यूएसए के साथ था। यूएसएसआर की अगर बात करें तो यूएसएसआर के साथ में जैसे अगर आप देखेंगे तो कौन कौन थे, तो यूएसएसआर, पूरा जो यूएसएसआर बना था उस क्या कर सकते हो, उस पूरे के पूरे पार्ट का आप नाम लिख सकते हो, तो जिसमें रोमेनिया हो जाएगा, ठीक है, अल्बानिया हो जाएगा। तो ये सारी कंट्रीज किस में आ जाएगी, यूएसएसआर में आ जाएगी, ठीक है, रोमेनिया हो जाएगा, अल्बानिया हो जाएगा। तो ये सारी कंट्रीज जो है यूएसएसआर के साथ थी। क्लियर हुआ? तो नेम टू अलाइड कंट्रीज ईच ऑफ दी सुपर पावर, तो यहां पे हमने कनेक्ट कर लिया, समझ में आया। अगला देखो क्वेश्चन क्या है इसी पिक्चर पे, व्हाट इज द इंपैक्ट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन आप लिखते चलना तो आपको एक आइडिया रहेगा कौन सी पिक्चर क्या दर्शाना चाहिए। अगर एग्जाम में गलती से पिक्चर आ गई तो आप मुझे याद रखोगे, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अबव इशू ऑन दी वर्ल्ड, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अबव इशू ऑन दी वर्ल्ड। तो ये जो इशू है इसका इंपैक्ट क्या था, ये इशू क्या है, राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो ये राइवलरी को क्लियरली हम किस नाम से जानते हैं, कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर। क्या इंपैक्ट रहा, क्या इंपैक्ट रहा, तो जैसे देखेंगे दी वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड, दी वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन, दी वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन, नहीं, दी वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है, पावर या फिर टू पोल्स। क्लियर हुआ? बायपोलर वर्ल्ड बन गया था ना। तो इस तरह से क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अबव इशू ऑन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड एक तरह से दो पोल्स में डिवाइड हो गया था। आया समझ में ये, ठीक है। अगेन अ वेरी स्ट्रेट एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको पिक्चर के कंटेक्स्ट में समझना होगा। ये भालू जो है किसका है, यूएसएसआर का है, और ये जो हॉक है ये किसका है, यूएसए का है। पिक्चर समझ में आई, और उनके बीच की राइवलरी को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चलो आगे देखो क्या है। अब ये एक पिक्चर आया, ये कहां से आया, तो जैसे आप देखेंगे ये क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर वाला जो चैप्टर है जो आपका टर्म 1 एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में बताया गया है। लेकिन अब वही वाली बात है कि वो आगे के हिसाब से हमने, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है वैसे तो ये वाला, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। अब इस पिक्चर को समझो जरा, तो इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है, इधर अंकल सैम, ठीक है, रस्सी खींच रहे हैं, कौन है ये, यूएस से दर्शा रहा है, ठीक है, ये यूएसए को दर्शा रहा है। और ये पांडा जो है, जाइंट पांडा, ये कहां से आया, ठीक है, तो जाइंट पांडा जो है चाइना का है, ठीक है, ये चाइना है। अब ये बीच में सर्कस कौन कर रहा है, तो देखो यहां पे लिखा है आशियान, ASEAN, आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आशियान ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो है उस चैप्टर में आपने पढ़ा है। मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, मैंने जब थ्योरी समझा रहा था, जब हमारे पास सिलेबस क्लियर कुछ नहीं था, अभी आपके टर्म 1 में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है अल्टीमेटली टर्म 2 के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से पिक्चर हम देखते चले, समझते चले। तो आशियान की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉक्स ऑन ए टाइट रॉप इन दी अबव पिक्चर, तो यहां पे क्या है, आशियान, ठीक है। पिक्चर्स में आपको सारी एक साथ करवा दे रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टर्म 1 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको टर्म 2 में काम आएगा, ठीक है। तो पढ़ा भी लो सारा, जैसे दो पीछे की दो पिक्चर जो गई तो वो क्या थी, वो कहीं ना कहीं टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। अभी आगे एक और पिक्चर है जो पार्टीशन वाले चैप्टर से, मतलब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर से, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आशियान की अगर हम बात करें, ये क्या है आशियान, देखो तो ये आशियान ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ
ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान जो है, आसियान टाइट रोप पे चल रहा है, उस चीज को दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये टाइट रोप किस किस के बीच में है? तो यूएसए और चाइना के बीच में है। क्यों है, क्या दर्शा रही है, ठीक है? तो ये दर्शा रही है कि मतलब एक तरह से वर्ल्ड जो है ना, अब यूएसएसआर की उतनी सिग्निफिकेंस रह नहीं गई है। तो मेजर इकोनॉमिक पावर्स जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, मेजर इकोनॉमिक पावर एक चाइना और एक यूएसए, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड? बिकॉज, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप यहां पे? तो बिकॉज द वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड, बिकॉज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन मेजर पावर्स, मेजर इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखें ज्यादा बेहतर है, इकोनॉमिक मिलिट्री सभी सेंस में वो पावरफुल है, लेकिन फिर भी द मेजर इकोनॉमिक पावर्स सच एस यूएसए एंड चाइना, ठीक है। और उसी कारण से क्या है, एंड इन दिस सिचुएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर बैलेंस बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज आसियान एंड अदर्स, ठीक है। तो जैसे दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क वार्क हो गई, सार्क की तो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, बिम्स्टेक वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक, ये चीज ध्यान रहेगी। तो यहां पे ध्यान रखना है, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस, ठीक है। चलो, आई होप विजिबल है, राइटिंग थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी दिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। अगला देखो सवाल क्या बना है, राइट एनी टू चैलेंजेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग। अब दो चैलेंजेस क्या है यहां पे, क्या आपको दो चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं? देखो, पहला चैलेंज तो ये है, पहली चीज तो क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस, चैलेंजेस में लिख सकते हो डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्टी टू मेंटेन बैलेंस, डिफिकल्टी टू मेंटेन बैलेंस। और दूसरा चैलेंज क्या देखने को मिल सकता है आपको यहां पे, कि बैलेंस मेंटेन करना तो डिफिकल्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की टू टेक अ साइड, ठीक है। मतलब आप अगर मान लो चाइना की तरफ ज्यादा टिल्टेड हो जाता है, चाइना को ज्यादा फेवर दे देता है एक आसियान जैसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो क्या होगा, यूएसए नाखुश हो जाएगा, यूएसए के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल दिख रहा है फ्यूचर में, उसके ऊपर इंपैक्ट आना तय है, ठीक है। वही केस क्या आ जाता है, अगर चाइना के साथ होगा तो यूएसए के साथ दिक्कत, और यूएसए की तरफ चलेगा तो चाइना के साथ दिक्कत, ठीक है। तो रिस्क ऑफ टेकिंग अ साइड, ठीक है, रिस्क ऑफ टेकिंग अ साइड, ठीक है। तो बेहतर है, बेटर इज टू बी न्यूट्रल, ठीक है, उस तरह की कहानी हो गई है। तो यहां पे ये दो चैलेंजेस समझ में आ गए आपको। एक और सवाल क्या है, नेम द कंट्रीज दैट आर कॉजिंग इंस्टेबिलिटी टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई, ठीक है। तो कंट्रीज कौन कौन सी है, कंट्रीज तो सिंपल आप लिख सकते हैं, एक यूएसए है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, एक यूएसए है ये, और एक क्या है, चाइना। कंट्रीज में यूएसए और चाइना हो गया। और क्यों ये क्या कर रही है, एक तरह से क्या कर रही है, कॉजिंग इंस्टेबिलिटी टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्टेबिलिटी का कारण ये है कि बोथ दी नेशंस आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर। और आप पावर कैसे बढ़ाओगे, आप अपने साथ लोगों को जोड़ के पावर बढ़ाओगे। तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं कि बोथ दी कंट्रीज आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर, ठीक है, बोथ दी कंट्रीज आर ट्राइंग to consolidate their power, फाइन। और इसी कारण से क्या है, एक तरह का, जैसे अगर आप देखेंगे, कॉजिंग इंस्टेबिलिटी टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन। इसी कारण से आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या परेशानी की, इधर चला या उधर चला, जाने कहा में किधर चला, ठीक। तो उस टाइप की सिचुएशन बन जाती है। अगला क्या है, देखो, तो अब ये पिक्चर आया, ये पिक्चर कहां से आया, तो ये आपका जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वहां से आया। पॉसिबिलिटी टर्म 1 एग्जाम में अभी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो आने की भरपूर है। तो अब क्या है, अब इसमें पिक्चर को देखोगे आप, तो इधर क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर हिंदुस्तान हो गया, बीच में से पार्टीशन किया जा रहा है, लीडर्स लगे हुए हैं, ठीक है, आजू बाजू लीडर्स लगे हुए हैं, जनता जनार्दन देख रही है कि पार्टीशन
पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। तो पार्टीशन मतलब उसको थोड़ा एक आरा मशीन जो होती है ना जहां पे लकड़ियां वगैरह कटती है, तो उस तरह का सीन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पार्टीशन, एनी टू। अब क्या है यहां पे समझो, डिस्क्रिप्टिव लिखने को नहीं आएगा, लेकिन पिक्चर्स जैसे पहला जो फॉर्मेट हुआ करता था तो उस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखने को आना था। अब यही क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन दे दिए, उसमें ऑप्शन में आपको 2-3 चीजें दे दी। तो मेन कॉजेज क्या है, तो मेन कॉजेज जिससे लिखेंगे व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पार्टीशन, तो हम कह सकते हैं कम्युनल डिसहार्मनी, ठीक है, यही कॉजेज थे ना। तो कम्युनल डिसहार्मनी, क्या लिख रहे हैं, ठीक है, कम्युनल डिसहार्मनी, HARMONY, हार्मनी, कम्युनल डिसहार्मनी, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि आप जैसे देखेंगे तो अलग अलग जो धर्म के लोग थे उनके बीच में क्या उतना हार्मनी बचा नहीं था, डिसहार्मनी था। और उस कम्युनल डिसहार्मनी के साथ साथ में कारण लिख सकते हैं ग्रोइंग, ठीक है, ग्रोइंग डिमांड फॉर पार्टीशन, growing demand for partition by organizations like Muslim League। इज इट क्लियर, समझ में आया ना। तो व्हाट आर दी टू मेन कॉजेज ऑफ पार्टीशन, एक तो ग्रोइंग डिसहार्मनी, कम्युनल डिसहार्मनी जो बढ़ रही थी, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ग्रोइंग डिमांड फॉर पार्टीशन बाय दी ऑर्गेनाइजेशन लाइक मुस्लिम लीग, ठीक है, सेपरेट नेशन की डिमांड करने लगे थे। तो उस तरह से कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी थी बोथ ऑन द साइड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो वहां पे आपको दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। तो पिक्चर में कहीं लिखा नहीं है, ढूंढने लग जाओगे कि सर आंसर लिखा होगा कहीं पे, लेकिन ये आपको लॉजिक लगाना होगा, ये आपने थ्योरी पढ़ी तो उस हिसाब से कनेक्ट करना होगा। यही क्वेश्चन आ गया, 2-3 ऑप्शन आ गए तो बनेगा। आपको एसेंस समझ में आया ना, ऑब्जेक्टिव यही है कि एसेंस पकड़ लो आपकी क्या कहना चाह रहा है पिक्चर। अगला देखो, तो ऑन व्हाट बेसिस वाज द टू नेशन थ्योरी प्रपोज्ड, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी किस बेसिस पर प्रपोज की गई थी, व्हाट शुड बी द आंसर। थ्योरी पढ़ी आपने, खुद दिमाग लगाओ कि ऑन व्हाट बेसिस वाज द टू नेशन थ्योरी प्रपोज्ड। तो टू नेशन थ्योरी प्रपोज करने के पीछे का बेसिस जो था वो यही था कि टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, टू लिख सकते हो आप चाहो तो, मैं लिख इसी रहा हूं कि आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाए। टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, कैनॉट लिव टुगेदर इन अ सिंगल नेशन। सो दिस वॉज द बेसिस, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। मतलब उसको आप जैसे ऐसे समझोगे तो दो नेशंस, दो अलग अलग डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस, कह सकते हैं अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियस के जो ग्रुप्स हैं, दे कैन नॉट बी क्लब टुगेदर इन अ सिंगल नेशन, एंड दिस वाज द आइडिया गिवन बाय मुस्लिम लीग। तो इस तरह का क्या है, अगर आप जैसे देखोगे तो बेसिस जो था टू नेशन थ्योरी का कि देयर शुड बी टू डिफरेंट नेशन फॉर टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, ये आइडिया जो है, ये आइडिया क्या बना, पार्टीशन का एक कारण बना था टू नेशन थ्योरी का। मतलब टू नेशन थ्योरी प्रपोज ही इस आइडिया पे की गई थी। समझ में आया, ये भी सिंपल हो गया। अगला देखिए क्या है, नेम टू स्टेट्स व्हिच वर अनडिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ आइदर ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब ऐसे बहुत सारे स्टेट थे, दो मैं लिखवा देता हूं आपको। जैसे एक तो क्या है, JNK हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, उस समय पे राजा हरि सिंह पढ़ा हमने, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, हैदराबाद लिख सकते हो, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद लिख सकते हो। तो और भी कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो एक होमवर्क दे दिया कि और कौन कौन से स्टेट्स थे विच वर अनडिसाइडेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, कि किधर जाएं, पाकिस्तान में जाएं या हिंदुस्तान में जाएं, इंडिया में जाएं, ठीक है। तो नेम द टू स्टेट्स which were undecided to be part of either of these countries at the time of partition, ठीक है। तो ये दो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर लिख दिया मैंने, और भी अगर कुछ है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे। क्लियर हुआ। तो अब जैसे ये एमसीक्यू में आ गया, पिक्चर कुछ भी लगा दियो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, नेम द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हु अपोज्ड द पार्टीशन, तो एज इट इज एनसीईआरटी जब पढ़ोगे, अब यहां कहीं वो लीडर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये थ्योरी पढ़ी है तो उससे कनेक्ट होगा आपको। क्या है, तो प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर, तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं कि खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, ध्यान आए तो खान, ठीक है, ABD, विलियर्स नहीं है, अब्दुल गफार, ठीक है, खान अब्दुल गफार खान जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता था, तो ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, ठीक है, एक ही लिखना है। तो उस तरह से क्या लिख सकते हैं कि ये लीडर थे जिन्होंने हु अपोज्ड द पार्टीशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसके अलावा भी जैसे और भी लीडर्स थे, तो ये आप एक आंसर लिख सकते हैं। समझ में आया।
अब सुनो मेरी बात, अब मुझे आप बताएंगे एक चीज कमेंट सेक्शन में, फ्रूटफुल रहा ये? ठीक है, मैंने आपके टर्म 1 टर्म 2 दोनों के झंझट खत्म कर दिए हैं, एडिशनल मटेरियल था बुक में कहीं नहीं था, मैंने आपको वीडियो बना दिया, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पिक्चर समझ में आई है। टर्म 1 में तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करके आना, तो पिक्चर का जब एसेंस समझ में आ गया तो बहुत आसानी से कर दोगे। टर्म 1 के आगे शायद 2 या 3 पिक्चर थे यहाँ पे, ठीक है। अफ्रीका वाले के साथ मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये डिसीजेस विसीजेस ग्लोबलाइजेशन के चलते मतलब टर्म 1 के चैप्टर में नहीं है, लेकिन पूछ लिया तो भी हमने तैयारी कर ली, उस तरीके से माइंडसेट बना ली कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे निपटना है, ठीक है। और उसके बाद में टर्म 2 के हिसाब से भी आपको पिक्चर समझ में आ गई है, तो ये वीडियो आपके लिए काम का रहेगा जब तक आप 12th में हो तब तक, और जीवन भर भी रहेगा। क्लियर है? तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितना जितना मैं आपको जिस तरह से मास्टर प्लान बताया हूं, ठीक है, तो उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में आपको जो जिस तरह से प्रॉमिस किया है कि कंपाइल्ड एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।